किसी गांव में एक नौजवान आदमी रहता था। पूरी दुनिया में इसका एक बूढ़ी दादी के सिवा और कोई ना था, मगर नौजवान में एक बहुत बुरी आदत थी कि वो बजाय मेहनत मजदूरी करने के चोरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। इसकी दादी इसे हमेशा समझाती और नसीहतें करती कि चोरी का पेशा छोड़ दो और बेटा नेकी का रास्ता इख्तियार करो, मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारो। वो हमेशा कहती, मेरे पोते, क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही परेशान मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? लड़का कहने लगा, दादी मैं चोरी खुशी से नहीं करता, मेहनत मजदूरी से इतनी रकम नहीं मिलती कि मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ और ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसलिए चोरी करता हूं ताकि हम अच्छा कमा और खा सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। दादी कहने लगी, अच्छा फिर मुझसे एक वादा करो कि तुम कम से कम झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी ने कुछ सोच समझ कर बोला। दादी की ये बात सुनकर नौजवान कुछ हैरान तो हुआ, मगर फिर कहने लगा, बहुत अच्छा दादी, मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी से किसी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। ये वादा करके नौजवान ने सोचा कि इसकी जान सस्ते में छूट गई है और दादी की ज्यादा बातें सुननी नहीं पड़ी। इसे ये वादा मामूली और आसान लगा। भला ये भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है। अरे ये तो बोल लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इस मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। वो बहुत अमीर और ताकतवर था। वो हर वक्त अपने राया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता, मगर कुछ अरसे से वो महसूस कर रहा था कि इसका वजीर इससे रियासत के हालात छुपा रहा है, इससे सच नहीं बोल रहा। मगर राजा मुल्क के सच्चे हालात जाना चाहता था, इसलिए एक दिन इसने फैसला किया कि मुझे बेस बदल कर लोगों के हाल मालूम करना चाहिए। इसलिए वो एक रात फटे पुराने कपड़े पहनकर एक बेकारी के बेस में महल से बाहर निकला। इसका इरादा था कि वो छुप कर अपनी राया के हाल जाने का। वो बेकारी के बेस में चला जा रहा था कि इसका सामना एक गली में ऐसे नौजवान चोर से हो गया जो दबे पांव एक तरफ चल रहा था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने इससे पूछा। नौजवान ने इसे बेकारी समझा और झूठ बोलकर इसे जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर फिर इस वक्त इसे अपनी दादी से किया हुआ वादा याद आ गया कि मुझे कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, चाहे किसी भी हाल में हो। इसलिए नौजवान कहने लगा कि मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत माल और दौलत है, बहुत हीरे ज़ेवरात हैं। नौजवान की ये बात सुनकर राजा पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का गहरा पहरा है? तुम तो फौरी पकड़े जाओगे, फिर सजा भी मिलेगी। लड़का फौरन बोला, मैं जानता हूँ, मगर कोई न कोई तरीका निकाल ही लूँगा महल के अंदर घुसने का। नौजवान ने बड़ी बेकारी से जवाब दिया, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ। राजा कहने लगा, मैं महल में दाखिल होने का तुम्हें एक खुफिया रास्ता बताता हूँ, मैं जानता हूँ ये कहाँ। ये कहकर राजा इस नौजवान चोर को लेकर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ शाही महल के बाहर पहुँच गया। यहाँ महल के एक दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। इस दरवाजे पर दो मुहाफिज पहरा दे रहे थे। राजा इस तरफ इशारा करते हुए नौजवान से कहने लगा, यहाँ मुहाफिज बहुत कम हैं, अभी थोड़ी देर में इनकी जगह दूसरे मुहाफिज आ जाएंगे। जब ये मुहाफिज तब्दील हो रहे होंगे तब तुम्हारे पास एक अच्छा मौका होगा कि तुम इनकी नजर से बचकर अंदर दाखिल हो जाओ। सामने ही राजा का कमरा है, वहाँ तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरे डब्बे में राजा का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर नौजवान ने हैरान होकर राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? राजा जो बेकारी के बेस में था मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, हम सब जानते हैं। ये कहते हुए वो एक तरफ चल पड़ा। नौजवान एक महर चोर था, इसलिए महल में घुसने में से कोई दिक्कत न हुई। जल्दी इसको शाही कमरा मिल गया और वहाँ तख्त के नीचे इसे सुनहरी डब्बा भी नजर आ गया। जब इसने डब्बा खोला तो इसके अंदर चमकते हुए 3 बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक हीरा इतना कीमती था कि वो इसे बेचकर सारी उम्र घर बैठकर खा सकता था। इसने खुशी खुशी वो तीनों हीरे अपनी जेब में डाल लिए। खुशी के मारे इसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो सोच रहा था कि अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जब वो वहाँ से जाने के लिए
पलटा तो अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि क्या मुझे वाकई इन तीनों हीरों की जरूरत है। इसके दिल ने जवाब दिया, ये हीरे बहुत कीमती हैं, सिर्फ 2 को बेचकर ही इतनी दौलत मिल जाएगी जो सारी उम्र के लिए काफी होगी, इसलिए ज्यादा लालच अच्छा नहीं, एक हीरा छोड़ देता हूँ यही। और एक हीरा सुनहरे डब्बे में वापस रख दिया। इसके बाद वो एहतियात से जैसे महल में दाखिल हुआ था वैसे ही महल से वापस बाहर निकल गया। जब वो बाहर आया तो इसने देखा एक तारीखी गोशे में ही वही बेकारी इसका इंतजार कर रहा था। चोर को देखते ही वो निकलकर सामने आया और नौजवान से पूछने लगा, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया? हाँ, मुझे इस सुनहरे डब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चुराए हैं, एक मैंने वही डब्बे में रख दिया। इस बार भी इसने अपनी दादी के साथ किए हुए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही कहा। इसके बाद वो कहने लगा, बाबा, इस काम में तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक के तुम भी हकदार हो। ये कहते हुए इसने एक हीरा अपनी जेब से निकाला और इस बेकारी को दे दिया। वो बेकारी इसे दुआएं देने लगा। चोर मुस्कुराता हुआ अपनी राह पर चला गया। बेकारी के भेष में राजा छुपकर इसका तअक्कुब करने लगा। वो नौजवान सीधा अपने घर चला गया। राजा ने इसके घर देखा और चुपचाप वापस आ गया। अपने महल में आकर उसने बेकारी का लिबास उतारा और आराम करने लगा। अगली सुबह इसने अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है, जाओ देखो और आकर बताओ मुझे कि क्या चीज चोरी हुई है। वजीर भागता हुआ राजा के कमरे में आया और इसने तख्त के नीचे से सुनहरा डब्बा निकाला और देखा तो इसे वहाँ सिर्फ एक हीरा नजर आया। इसे देखकर वजीर हैरान रह गया और सोचने लगा कि कितना अजीब और बेवकूफ चोर था जो तीनों हीरों को ले जाने की बजाय सिर्फ 2 ले गया और एक ही छोड़कर चला गया। इसने फौरन वो तीसरा हीरा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और सोचने लगा कि ये हीरा भी मैं अपने पास रख लेता हूँ, राजा को कौन सा पता है। राजा समझेगा कि चोर तीनों हीरो ले गया है, किसी को क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा मेरे पास है। वजीर ने वो डब्बे ले जाकर राजा के पास रख दिया और कहने लगा, नजूल, सारा डब्बा चोरी हो गया, इसमें से तीनों हीरो चोरी हो गए। राजा ने एक नजर डब्बे को देखा और फिर नौजवान के घर का पता बताकर वजीर से कहा कि इसको फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सिपाही दौड़ते हुए इस नौजवान के घर गए और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान चोर को दरबार में पेश कर दिया गया। दरबार में मौजूद सारे दरबारी ये कार्रवाई देख रहे थे। क्या तुमने राजा के कमरे से 3 हीरे चोरी किए हैं? वजीर ने इस नौजवान से पूछा। क्योंकि नौजवान सच बोलने का अहद कर चुका था इसलिए कहने लगा, हाँ, मैंने चोरी किए हैं, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराए। मैंने एक हीरा डब्बे में ही छोड़ दिया था और सिर्फ 2 हीरे ही चोरी किए थे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 3 हीरे ही चोरी किए हैं। कौन सा ऐसा चोर होगा जो 3 हीरों में से 2 ले जाए और एक को वहाँ छोड़ जाए? ये तो बड़े बेशकीमती हीरे हैं। वजीर ने तंज़िया लहजे में कहा, नहीं जनाब, ये सच है, मैंने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए थे। नौजवान ने कहा। नौजवान ने अपनी बात पर इसरार किया। वजीर ने पूछा, कहाँ है वो हीरे? नौजवान ने हाथ अपनी जेब में डाला और एक हीरा निकाल कर सामने रख दिया। एक हीरे को देखते ही वजीर ने चौंकते हुए गुस्से से सवाल किया, तुम तो हद कर की है, क्या तुमने 2 हीरे चुराए हैं? ये तो एक हीरा है, दूसरा कहाँ है? दूसरा हीरे मैंने एक बेकारी को दे दिया था जिसने इस चोरी में मेरा साथ दिया था। नौजवान ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा चोर ऐसा होगा जो अपनी चोरी का माल किसी दूसरे के हाथ में डाल दे, और वो भी इतना बेशकीमती हीरा? वजीर तेजी से बोला। राजा और दूसरे दरबारी इन दोनों की गुफ्तगू को खामोशी से सुन रहे थे। चूँकि रात को राजा खुद ही बेकारी के रूप में चोर से मिला था। राजा बोल उठा, कहने लगा, ये चोर झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है। वजीर और सारे दरबारी हैरान होकर राजा की तरफ देखने लगे कि राजा कैसे जानता है कि ये सच बोल रहा है। इनके चेहरे पर हैरानियत दिखाई देने लगी। राजा कहने लगा, रात को जो बेकारी इस नौजवान को मिला था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, और वाकई इसने मुझे एक हीरा दिया था। अब मसला दूसरे हीरे का नहीं बल्कि तीसरे हीरे का है। एक हीरा इस नौजवान के पास है, दूसरा मेरे पास। तो सवाल ये पैदा होता है कि तीसरा हीरा कहाँ गया जो इस नौजवान ने डब्बे में ही वापस छोड़ दिया था। आओ आप सब मिलकर तीसरे हीरे को तलाश करते हैं। ये कहते ही राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर की तलाशी ले। जब सिपाहियों ने वजीर की तलाशी ली तो इन्हें वो तीसरा हीरा वजीर के लिबास से मिल गया।
راجہ سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنے وزیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور میرے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر راجہ کے حکم پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی، جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اب راجہ نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا، اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے، لیکن اس نے کسی بھی صورت میں سچ بولنا نہیں چھوڑا، اس لیے اگر یہ اس بڑے دربار میں سب کے سامنے چوری سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ چوری نہ کرنے کا عہد کرے تو میں نہ صرف اسے معاف کر دوں گا بلکہ اسے آزاد کر دوں گا۔ میں نہ صرف اسے معاف کر دوں گا بلکہ وزیر کے عہدے پر بھی فائز کر دوں گا۔ نوجوان نے اس وقت سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی۔ راجہ نے اسی وقت اسے اپنے وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دی جائے، اور اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن اتارتا، نئے وزیر نے جلدی سے راجہ کو مخاطب کیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور۔ سارے درباری اور راجہ بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے کے، کیا کہنا چاہتے ہو نوجوان؟ سر جھکاتے ہوئے بولا، پرانے وزیر نے یقیناً غلطی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی سدھرنے کا ایک موقع دینا چاہیے، جیسے آپ نے مجھے دیا۔ توبہ کرنے کا ایک موقع دیں، اور اب میں آپ کا وزیر ہوں۔ راجہ کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے پہلے وزیر کی جان بخش دی، اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم دیا کہ پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور آئندہ یہ ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے گا، تاکہ اسے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہو اور وہ یہ بھی جان سکے کہ جو لوگ مشکل وقت میں سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔